कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। माइक्रो स्टेट्स, मैक्रो स्टेट्स, एसेसिबल एंड इनएसेसिबल स्टेट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्रॉब्लम के लिए हमने कहा था कि आप करिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने करने की कोशिश करी होगी, अगर नहीं करी है तो आप उसको कर लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सिलेबस में मेंशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and its narrowing with increase in number of particles, increase in number of particles। इसको हम लोग को एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि पार्टिकल्स आपको ऑब्जर्व नहीं होते, लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में चूंकि हम फेज स्पेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर उसके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स आप असाइन करते हो, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली उन पार्टिकल्स को देख रहे हैं, उनकी स्पेस में क्या लोकेशन है, उसका क्या मोमेंटम है, परफेक्टली आप नोट कर रहे हैं, जबकि हम देख नहीं पाते। हम केवल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि यह पार्टिकल यहां होगा, और क्वांटम मैकेनिक्स भी यही कहती है कि पार्टिकल के साथ जो पार्टिकल्स एटॉमिक मैग्नीट्यूड में होते हैं, एटॉमिक मैग्नीट्यूड का मतलब है सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम्स, आयंस, इनको भी आप उसी गिनती में शामिल कर सकते हो। ये सारे पार्टिकल्स पार्टिकल के रूप में तो हैं, लेकिन उनकी पहचान उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उससे होती है। एवरी पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द वेव। ये ड्यूअल नेचर, ये एक सच्चाई है। तो बाद में जो हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे वही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें कि क्वांटम को यूज करते हुए क्वांटम के जो पॉस्टुलेट्स हैं, क्वांटम के जो बेसिक्स हैं, और उसी के आधार पर वो स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है। लेकिन शुरुआती लेवल पे हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से ही पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। तो पार्टिकल्स आपके कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम होने पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना साफ सुथरा नहीं होता। ये हम लोग एग्जाम्पल से इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, और ये मान के चलें कि हम लोग अभी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। हमने फेज स्पेस जब पढ़ा तो आपने सेल की एक डिफरेंशियल एलिमेंट 6 डायमेंशनल भी आपने बनाने की कोशिश करी थी, जिसकी जो साइड है उस सेल की वो dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz थी। यूं तो निग्लेजिबल साइज है, चाहे वो dx हो चाहे dy हो, लेकिन इतना निग्लेजिबल होने के बावजूद पार्टिकल्स की संख्या फिर भी उसमें बहुत सारी होती है, और उसकी संख्या को आप n1, n2, n3 शो करते हैं। यही तो आप करते हैं पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम लोग हवा में तीर जरूर चला रहे हैं, लेकिन लॉजिक के साथ।
ये प्रोबेबिलिटी का मतलब हवा में तीर चलाना, लेकिन लॉजिक के साथ। जहां हमें पता है कि पार्टिकल्स यहां हैं, निश्चित रूप से हैं, लिमिटेड रीजन में हैं, तो वहां पे हम स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं। टोटल नंबर हम एवोगैड्रो नंबर से काउंट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट हमने उस पर्टिकुलर सिस्टम को कंसीडर किया है। मोल के हिसाब से उसकी कितना अमाउंट है, तो उसकी गणना हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। बहुत बड़ी संख्या को समझने के लिए हम सीधे सीधे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस टॉपिक के अंतर्गत कि जब हम कम पार्टिकल्स लेते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स का कैसे होता है, और जब हम बड़ी संख्या लेते हैं तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर कैपिटल N मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस कन्फाइंड विद इन ए कंटेनर और बॉक्स। किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या n है, हमने कंसीडर कर लिया, ऐसा लिखा हुआ है। let us we consider the positions of these molecules and their distribution in space। अब जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं और इनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किसी कंटेनर में कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं या N पार्टिकल्स हैं, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। For the purpose, consider the box to be divided by some imaginary partition। वैसे तो आपको बहुत सारी पार्टीशन करने हैं, लेकिन शुरुआत हम एक पार्टीशन से करते हैं कि ये 2 डायमेंशनल बना लेते हैं और हम ये कहते हैं कि टोटल संख्या तो n है। सपोज करते हैं इसमें n है और n है, ठीक है। हम ये कहेंगे ये बॉक्स जैसे कि हमने लिया है, ये बॉक्स है, इसको समझने के लिए, इमेजिनेशन में लाने के लिए इतना काफी है कि 2 हम हिस्सों में उसको बांट रहे हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट में स्मॉल n मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे वाले में n डैश मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन टोटल नंबर कांस्टेंट है, तो आप यही कहोगे n प्लस n डैश इक्वल टू कैपिटल N, यही तो कहोगे। अब अगर n लार्ज है, इट वुड ऑर्डिनरली बी फाउंड दैट n इक्वल टू n डैश। अगर ये संख्या वेरी लार्ज है तो हम ये कहेंगे कि n इक्वल टू n डैश ही। कारण एक कंटेनर है, उसका अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान होगा, एक ही जैसा स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर जगह लगभग बराबर बराबर मॉलिक्यूल्स बंटने चाहिए। लेकिन जब संख्या कम होती है तो कम ज़्यादा की गुंजाइश रहती है, ये कहना चाहते हैं। सपोज करते हैं कि जो भी नंबर है ये n इक्वल टू, हमने कहा पहले वाले हाफ में n/2 गया, दूसरे वाले में n/2। जब बराबर बराबर बटे, जब हमने कहा n इक्वल टू n डैश के बजाय जब इसी को 2 हिस्सों में बांटना है तो पहले वाले हाफ में n/2, दूसरे वाले में भी कैपिटल N/2 है। अब n से काम चलता नहीं है, हम लोग सपोज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो इन्होंने लिए हैं 40 मॉलिक्यूल्स लिए, n इक्वल टू 40 लिखते हैं। छोटी नंबर है, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से वैसे बड़ी नंबर हो सकती है। तो अब ये कितने कितने बटेंगे, पहले हाफ में 20 और दूसरे हाफ में 20। समझ पा रहे हैं आप? नहीं, 20 मॉलिक्यूल्स बांटने हैं। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने नहीं आपके साथ डिस्कस किया है, हमने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको फॉर्मूला बताया था, कहा था आप पढ़ने के लिए। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी जब बराबर बराबर बांटेंगे, ये आप होती है फैक्टोरियल कैपिटल N का मतलब है 40 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n फैक्टोरियल n-r, अगर नहीं पढ़ा है ये आपको पढ़ना है। ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n-r। इस तरीके से कर देते हैं और 1/2 टू द पावर n, ठीक है। तो अब इसमें
फैक्टोरियल 20 और यहाँ पे 20, यहाँ भी 20 बराबर बराबर बटे हैं और 1/40। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें 25% मॉलिक्यूल, मैंने 40 20 के कितने हुए 25%, चौथाई कितने हुए 5 हुए, 5 हम यही पहले n/2 यानी 20 थे, इसमें से हमने 5 हटा के इधर भेज दिए, तो कितने हो गए यहाँ पे 15 और यहाँ कितने हो गए 25। जो भाषा में आपके बुक में लिखा है कि जो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज a distribution 25% of most probable distribution, माने जो most probable distribution था उससे हमने 5 मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर दिया, मैंने 25 मॉलिक्यूल्स को शिफ्ट कर दिया। तो अब जो P होगी, ये P जो है 15-25 की, 15 और 25 की बहुत सावधानी से, भले ही बहुत इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन कंसेप्ट बनता है कि कैसे ये बदलते हैं। 15-25 है तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला ऊपर 40 रहेगा, यहाँ पे 15 और 25 हो जाएगा और ये टोटल वही है 2⁻40। अब इनका जो रेशियो है मोस्ट प्रोबेबल और उससे 25% जो हमने डेविएट कराया था, इनका रेशियो अगर हम निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टोरियल 40 पे ये कट ही जाएंगे, 1/2 भी कट जाएगा जब हम रेशियो करेंगे। तो इसको कहते हैं आर, माने रेशियो 25% ऑफ का मतलब है एक हाफ से निकाल के दूसरे हाफ में डाल देना। इनका रेशियो जो निकल रहा है वो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, बस इतना निकलेगा। और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 0.3 आती है, कैलकुलेट करके भी देखोगे तो इसकी वैल्यू 0.3 आएगी। ये कितने मॉलिक्यूल्स थे? सिर्फ 40। अब 40 के बजाय उन्होंने कहा सीधे हम 10 गुने बढ़ा के देखते हैं, अगर 400 होते मॉलिक्यूल्स और दोनों में हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं P जो है if n equal to 400, तो P जो मैक्सिमम है वो 400 फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 200 फैक्टोरियल और 1/2 इसी तरीके से 25% ऑफ करोगे तो 150 और 250, इसका हो जाएगा 400 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल, 250 फैक्टोरियल, 1/2 कितना 400। तो अब हम R 25% ऑफ जैसा कि पहले निकाला था, 25% यही निकलेगा 200 का 50, तो 50 हमने शिफ्ट कर दिया, वो 250 हो गया और जहां से हमने हटाया था उसमें से 50 कम हो गया तो 200 का 150 रह गया। तो ये 25% ऑफ करने से ये चला गया जाके P जो भी आप करोगे फैक्टोरियल 20 था, ये हो जाएगा जाके P 150 और P 150 100 वाला प्रोबेबिलिटी ले ली, 150 250 और डिवाइडेड बाय P 200 मैंने इसको डिवाइड किया जाता है, मैंने और क्लियर फॉर्मूला कर दिया। तो इसकी वैल्यू आएगी जाके, जब हम इनको डिवाइड करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁵। जब ये संख्या बड़ी हो गई, जहां रेशियो 40 मॉलिक्यूल में ये R 25% ऑफ वाला 0.3 आ रहा था, अब 400 करने पर 25% हमने चेंज भी कर दिया, तो ये रेशियो 10⁻⁻5 हो गया। अगर 4000 करेंगे तो 10⁻⁻, पता चला 8 हो गया, 10⁻
12 हो गया एग्जैक्टली, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो दिस इज दस इट इज ऑब्वियस दैट एज n इंक्रीजेस, माने हमने दो एग्जांपल लिए 40 मॉलिक्यूल्स लेके देन 400 मॉलिक्यूल्स, फिर इन्होंने इसी एग्जांपल से समराइज किया हुआ लिखा है एज कैपिटल N increases the probability of distribution appreciably far from the most probable distribution, माने कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है और 25% इधर उधर का हम हिसाब किताब भी करते हैं तो भी जो रेशियो है 10⁻⁻5 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है, becomes appreciably small। तो लेट अस नाउ कंसीडर, अब ये कह रहे हैं कि जो हमने एग्जाम्पल वाली बात शुरू की थी उसको हम थ्योरेटिकली भी कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकली अब फॉर्मूले पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, कुछ स्टेप दिखा देंगे ताकि इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। शुरुआत में थोड़ी आपको डिफिकल्टी है, जब सही टॉपिक आने लगेंगे तो फिर आपको खूब इंटरेस्ट आएगा। अभी सिर्फ आप ये न समझें कि पहले ही दिन से एग्जाम में मिलने लगेगा, एग्जाम लायक स्थिति बनेगी सिलेबस की, वो बहुत स्पीड से बनेगी। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं 2n पार्टिकल्स। 2n पार्टिकल्स हमें बेसिक वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। तो अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितने कितने बटेंगे, n बढ़ते हैं। तो इसका जो Pn होगा तो कितना होगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, घट जाएगा धीरे धीरे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो जाए। अब ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने कहा कि हम अगर s मॉलिक्यूल यहां से निकाल के इसमें या इसमें कहीं प्लस करोगे, दूसरे वाले में माइनस s हो जाएगा। अगर आप करते हो जैसे हमने 25% किया था, हमने संख्या ही ले ली कि s मॉलिक्यूल्स एक हाफ से निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, तो एक में n+s हो जाएगा, दूसरे में n-s। तो P n+s और n-s अगर आप निकालना चाहोगे तो ऊपर क्या रहेगा, वो फैक्टोरियल 2n ही रहेगा, और यहाँ भी 1/2n ही रहेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल n+s हो जाएगा और दूसरे में n-s हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो R निकालनी थी पिछले वाले में, इस केस में क्या होगी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसको आप R कहते हो, काहे कि n+s और n-s की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, तो ये हो जाएगी जैसे हमने 15 और 25 किया था या 150 और 250 किया था, तो ये जो है P n+s n-s और नीचे अब इसका सॉल्यूशन करते हुए हम नहीं दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है आपको करना हो तो कर लीजिएगा, जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू जो है इन्होंने निकाली है बहुत लंबा चौड़ा करते हुए, इसकी वैल्यू निकल के आती है 1 - s/n की पावर s करते हुए दिखाया मैंने, सारे स्टेप्स बोल कर दिए। ऑब्जेक्टिव है, कोई डेरिवेशन आना नहीं है, तो ये स्टेप जरूरी था कि n में हमें बांटना है 2n को। फिर दूसरा ये है कि s मॉलिक्यूल्स को हमें एक हाफ से दूसरे हाफ में शिफ्ट कर देना है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन था जो nn का था, nn के बजाय n+s और n-s जो नया वाला हुआ है, उसके हिसाब से जो हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, उससे जो फॉर्मूला बनता है उसको हमने लिख दिया। फिर उसका जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसको हम लेते हैं रेशियो करके, तो वो R हमने लिया। R कौन सा है, ये वाला P n+s n-s डिवाइडेड बाई Pn। तो जब यही वाली चीज डिवाइड होगी, इसमें ये कटेंगे, ये कटेंगे, ये कटेंगे, 2 की पावर 2n होगा इसमें, ये ध्यान रखिए। यहाँ से मुझसे मिस्टेक हुई है, हमने n के बजाय 2n मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं के फैक्टोरियल को सॉल्व करने का प्रोसेस इसमें दिखाया गया है, जो कि हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं। और इसकी वैल्यू आ गई
माइनस एस अपॉन एक सीरीज के रूप में ले लिया, और इस सीरीज को सॉल्व डायरेक्टली करना संभव नहीं होता, तो इसमें कोई लॉग लिया जाता है, लंबा जब होता है लॉग आर बेस ई इक्वल टू माइनस एस बाहर निकाल के, क्योंकि जो पावर होगी ना लॉग एम टू द पावर एन वो लेते हो तो एन लॉग एम हो जाता है, तो एस और ब्रैकेट में ये पूरी सीरीज है माइनस एस अपॉन एन माइनस एस स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लंबी है। फिर इन्होंने कहा कि एस जो है एन से बहुत छोटा होता है, तो जब जो हायर पावर से उनको हमने हटा दिया, हटाने के बाद सिंपली आया एस इंटू माइनस एस अपॉन एन, यानी कि सिंपली एस स्क्वायर अपॉन एन, ये इन्होंने कहा। इसी में हम n से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर हो जाएगा n, और s अपॉन n को ये फ्रैक्शन लिख देते हैं, तो f स्क्वायर n कह दिया, इसी को log r, और फिर इसमें r इक्वल टू निकालने के लिए e की पावर माइनस s स्क्वायर n कर दिया। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपके पास बुक है, नहीं है तो आप अरेंज कर लीजिए, आपको रीड स्वैप करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव वाले के टाइम पे और जरूरत हो जाती है। तो ये इन्होंने बनाया ये फॉर्मूला। फिर इन्होंने कहा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्शनल डेविएशन, ये फ्रैक्शन का मतलब है कि जब हमारा s की वैल्यू हमने क्या करा है n की तुलना में बहुत छोटी है, तो और n की वैल्यू बड़ी है छोटी है, ये हमें सब देखना है। इसके लिए मैं सीधे सीधे एक ग्राफ से दिखाई दे रहा हूँ, इस ग्राफ इसमें प्लॉट किया गया है, और ग्राफ से पहले इन्होंने ये पी एफ फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है, इसमें आप पहुंच जाएंगे रूट एन अपॉन पाई एक्सपोनेंशियल एफ स्क्वायर एन, ये निकाला है। ये निकाला कैसे है, आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़े हो क्वांटम मैकेनिक्स में, पढ़े साई साई स्टार बीटा इक्वल टू 1, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 1 ही करोगे, तो इसके लिए नॉर्मलाइज करने के लिए मैक्सिमम है 1 प्लस 1 पी एफ डी एफ इक्वल टू 1, ये कंसेप्ट है। और इसको जब हम वो वाली वैल्यू वो वाली जो निकाली थी उसको रखेंगे, तो इसमें जो है ये c e टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो df इक्वल टू 1 लगाएंगे, जहाँ पे c की वैल्यू अंडर एन अपॉन पाई हम सब सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, ये रखेंगे, तो फाइनली pf की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, it is obvious that as fractional fraction f from the most probable distribution increases, probability pf decreases exponentially। तो अब इसको ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या फिगर को? आपके पास बुक नहीं, अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इतना सब कुछ करने की नहीं। अगर आप नोट्स ना भी बनाना चाहें तो मत बनाएं, वो हाइलाइटर आता है ना, उसी पे जो हाईलाइटिंग जो स्टेप्स होते हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद आप एक कॉपी में छोटा करने के लिए आप उतना ही भर कॉपी कर सकते हो। ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की पॉलिसी है। तो अब आपने क्या किया, इस ग्राफ को प्लॉट किया, मतलब इन्होंने थ्योरेटिकली प्लॉट करके दिया हुआ है। इन्होंने वाई एक्सिस में ले लिया है p n प्लस एस n माइनस एस, जो हमने थ्योरेटिकली निकाला है उसी का, डिवाइडेड बाई p मैक्सिमम, मैंने जो निकला उससे मैक्सिमम को डिवाइड किया, वो वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने जो फ्रैक्शन है एस बाई ले लिया। एस की वैल्यू हमारी कम से लेके ज़्यादा की ओर जा सकती है। एस की वैल्यू कम है तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे आप एस बाई एन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते हुए इस तरीके से यूं जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इन्होंने थ्योरेटिकली प्लॉट की है, कंप्यूटर की मदद से करी होगी। ये n इक्वल टू 10 टू द पावर 6 के लिए मतलब छोटा नंबर नहीं है, 40, 50, 100, 1000, 2000, 4000 नहीं है, 10 टू द पावर 6 की संख्या ली, उसको प्लॉट किया है। ये p की वैल्यू
जब हमारा S 0 था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वहीं पे, और थोड़ा बहुत कम किया तो फिर भी लगभग वही रहा, ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ सही नहीं है, उससे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, जो मैक्सिमम है उससे कम ही रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे S की वैल्यू आप शिफ्ट करने की मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी देखिए कम होती है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी, जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्यों ना हो रहा है। अब इन्होंने दूसरी वैल्यू 10 to the power 8 पे करके देखा है, तो ये थोड़ा सा ऐसे फिगर है, ठीक है। ये n इक्वल टू 8, माने जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं ये नैरो हो रहा है। जो टाइटल है हमारे टॉपिक का नैरोइंग ऑफ, है ना, तो वही है। अब 10 to the power 10 पे किया तो n इक्वल टू 10। इसको हर तरीके से वो जो फॉर्मूला दिया है उससे हाईलाइट कर लीजिए, फॉर्मूले पे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ग्राफ से भी समझ लीजिए कि इस तरीके से ये लिखा है, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स नैरो। क्या टाइटल था इसका टॉपिक का? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आपको समझा दिया है, आई थिंक हमने शुरू किया था 40 मॉलिक्यूल्स, फिर हमने 400 कर दिया, फिर हमने देखा कि जो रेशियो था या रिलेटिव प्रोबेबिलिटी थी R, कहाँ 0.3 काफी एप्रिसिएबल वैल्यू होती है 0.3, और जब हमने वही 400 मॉलिक्यूल्स का हमने सैंपल लिया तो वही जो R की वैल्यू थी वो 10 to the power -5 हो चुकी। तो जब हमने उसको 2n मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला डिस्कस किया तो उसमें एक्सपोनेंशियल में जो फॉर्मूला आया है उसको आप नोट कर लीजिए, वो भी पूछे जाने योग्य है, हाईलाइट के रूप में आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ग्राफ से भी समझ लीजिए, इसके पीछे जो फिजिक्स है, फिजिक्स क्या इसमें मैथमेटिक्स भी लग रही है काफी, फिजिक्स इमेजिनेशन में है और प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स से आता है, कि वो जो है कैसे आप फैक्टोरियल रेक्टोरियल करके निकालते हैं, उसके बैकग्राउंड में आप जाके निकाल लेते हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम सिक्कों उछालने और डाई उछालने से शुरू करते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है कितनी किस्में होगी, वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको आप सीक्वेंस में, जब एकांत में आप सीक्वेंस में आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको फिजिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उस प्रोबेबिलिटी का यूज करना समझ में आ जाएगा। चूंकि कितने पार्टिकल कहाँ हैं एग्जैक्टनेस नहीं हो सकती, तो सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में हो सकती है। जब हम स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी ही लगभग सही होती है। जब ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत सही काम करती है, प्रोबेबिलिटी का जो फंडामेंटल है वो बहुत सही काम करता है, और उसी से जब हम कोई प्रॉपर्टी निकालना चाहते हैं वो निकल आती है। तो ये हमने आपको डिस्कस किया। उसके बाद टॉपिक आता है, ये टॉपिक हमारे अंदाज में यहीं पे हम एक दूसरा मेथड भी दिया है। मेथड से क्या मतलब है, एक मेथड से आपने जान लिया, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, इसको जान लिया। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको भी हम लोग समेटते चलते हैं। कंस्ट्रेंट्स हम बातों बातों में पहले ही बता चुके थे, कंस्ट्रेंट्स को भी हम पढ़ के सुनाए दे रहे हैं आपको, चूंकि सिलेबस में है तो उनको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शंस। तो कंस्ट्रेंट्स में इन्होंने लिखा है कि while considering the distribution of molecules in phase space or in box, we have to consider some constraints or restrictions of the system. मैं बता चुका हूँ कि जब किसी कंटेनर में या किसी वेसल में सिस्टम को लिया जाता है, उसको सेल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।
n सेल्स में करना होता है। तो सेल्स जो हमने बताया था n1, n2, n3, ni, इस तरीके से सेल्स हम कंसीडर करते, मतलब जो सेल बनाई है, सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है, ऐसे n सेल्स। तो फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है, दूसरे में n2 है, तीसरे में n3 है, ith सेल में वो है। हर पहली वाली सेल में ईच मॉलिक्यूल या पार्टिकल की जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन 1 है, दूसरे वाले में एप्सिलॉन 2 है, ith वाले में एप्सिलॉन i है। एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, अगर उसमें n1 मॉलिक्यूल्स हैं तो सेल 1 में जो मॉलिक्यूल्स की जितने भी हैं उनकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? n1 एप्सिलॉन 1। इसमें कितनी होगी? n2 इनटू एप्सिलॉन 2। इसी तरीके से ni एप्सिलॉन i। तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब है हमने ये लिमिटेशन लगा दी कि आपको यही आपको कंसीडर करना है। तो ये जो सिग्मा ni इसको लिखते हैं सिग्मा ni इक्वल टू कैपिटल है, और दूसरा ये प्लस प्लस लिखने की वजह सिग्मा में लिख दिया सिग्मा टोटल एनर्जी जो होती है वो एप्सिलॉन ni सारी सेल्स की एनर्जी को जोड़ दो तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाती है वो कैपिटल। ये भी एक तरीके से सबसे ज्यादा जरूरी थ्रू आउट द सिलेबस, हर टॉपिक में आपको ये यूज करना। हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि मतलब पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था कि ये बेसिक अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए। सिग्मा ni इक्वल टू कैपिटल N, सिग्मा एप्सिलॉन i ni इक्वल टू कैपिटल E। नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड। एक चीज और आपको ध्यान में रखें कि जब भी कोई भी डेरिवेशन होता है जिसने भी किया है वो डेरिवेशन थर्मल इक्विलिब्रियम में किया जाता है। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, इफ देयर आर सम वेरिएशंस तो योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। क्योंकि अब इस समय ये है, थोड़ी देर में कुछ और हो जाएगा, तीसरी दौर में कुछ और, डिस्ट्रीब्यूशन आप परफेक्ट नहीं कर पाओ। तो ये होती है कंस्ट्रेंट्स। तो हमने आपको बताया कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट समझ में आ गया, मोटी कंस्ट्रेंट। अब देखिए इसमें एसेसिबल और इनएसेसिबल स्टेट्स। ये शायद हम पिछले बार बता चुके थे कि जो आपकी नंबर है उसके हिसाब से करना है। अगर इसमें एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है तो मैं समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है। एसेसिबल स्टेट्स आर द स्टेट्स परमिटेड अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। अगर कोई कंस्ट्रेंट आपको एक डायरेक्शन दे दिया है और उसके अनुसार अगर सारी चीजें एक्सप्रेस की जा रही हैं तो वो एसेसिबल स्टेट्स कहलाएंगी। अगर उनके अनुसार नहीं चलेगी तो वो कैसी हो जाएगी? इनएसेसिबल स्टेट्स। एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं? टू एक्सप्लेन द थ्री टर्म्स लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर थ्री डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ए बी सी। तीन पार्टिकल आपके पास है ए बी सी और डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल है तभी तो उनके नाम बता पा रहे हैं ए बी सी। अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, जैसे हम देख रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, हमें नहीं उनके बारे में पता, तीन बोलेंगे लेकिन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन। तो डिस्टिंग्विशेबल, और हमको दो बक्सों में करना है, एक में x जा रहा है दूसरे में y जा रहा है, ठीक है। ए बी सी को हमने x और y दोनों वेरिएबल है, दो एक हो सकता है, तीन और जीरो हो सकते हैं, एक और दो भी हो सकते हैं। तो इन्होंने बताया एसेसिबल जो स्टेट्स होंगी वो इस तरीके से हो सकती है कि x की जगह पे हम कहें ए बी सी आ जाए, दूसरा वाला खाली रहे, दूसरा वाला माने इसमें हमने ए बी सी डाल दिया, दूसरे में जीरो डाल दिया। एक पहली ये हो सकती है, दूसरी पहले वाले में ए बी कॉमन ही लगाते हैं सी,
फिर इसी तरीके से BCA, ACB, ABC, BCA, CAB और 0 ABC, लास्ट में इसमें 0 ये SS करें। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि 0 और AB या AB या BC 0 ये सब अगर हैं तो आप इसमें आप इसको भूल गए, C को भूल गए, इसमें भी C को भूल गए, इसमें A को भूल गए, तो ये बता चुका हूँ शायद, ये इनएसेसरी। तो टोटल एनर्जी जब आप गणना करोगे तो उसमें चूक हो जाएगी, जब आप एक चीज को छोड़ दोगे तो सही एनर्जी तो निकलेगी नहीं। और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी अपने आप पढ़ लीजिए, कल हमने बताई था नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए गिवन मैक्रो स्टेट, और उसको कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लग रहा कि नेक्स्ट टर्म पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई 2-3 टॉपिक बचे हैं, इसी में खत्म हो जाएगा। अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपका मतलब लेकिन आपको रिवाइज करके, ठीक है। थैंक यू।